टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है कि आपके कितना चार्ज है, तो उसका किसी भी बॉडी पे कितना चार्ज है तो उसका लगभग अनुमान बता देता है। तो इट इज ए सिंपल apparatus with which the presence of electric charge on a body is detected तो कैसे डिटेक्ट किया जाता है कि मान लीजिए ये पहले अनचार्ज, दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं यदि आपका इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज हो, दूसरा अनचार्ज हो। इलेक्ट्रोस्कोप तो इसमें होगा क्या, ये नोब है, ये आपका इलेक्ट्रोस्कोप है, लगभग ये बन गया। तो इसमें दो ऐसे छड़ होती हैं। तो एक तो हुआ कंडक्शन से, दूसरा इंडक्शन से। तो पहले हम कंडक्शन का देते हैं बाय कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होगा, जो मेटल स्ट्रिप या फिर जो कंडक्टर इसके इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर यूज़ किया हुआ है, तो वही मेटल कंडक्टर, ये वो वैसा ही कंडक्टर यदि हम बाहर लें तो होगा क्या, जब कोई चार्ज कंडक्टर इस अनचार्ज के कांटेक्ट में आया तो इस पर भी वो चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हुआ क्या, थोड़ी देर बाद जब चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ये रॉड आपकी जो है नीचे छड़ टाइप, ये डाइवर्ज होने लगेंगे रिपल्सन कारण, क्योंकि इस पर ही पॉजिटिव है और इस पर ही पॉजिटिव है। अब जितना वो डाइवर्ज होंगी उससे लगभग आइडिया लग जाएगा कि आपकी बॉडी चार्ज कितनी है। दूसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, बी बाय इंडक्शन। तो इससे ये पता लग जाता है कि इस पर चार्ज है, बॉडी पर चार्ज है या नहीं है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन पे क्या होगा, यदि ये आपका नोब है और ये थोड़ी ये रॉड्स हो गए, ये लीव्स हैं, गोल्ड लीव्स, इन्हें गोल्ड लीव्स बोलते हैं इन क्षणों को। तो होता क्या है, इंडक्शन में कोई भी चार्ज बॉडी लेके आए पास में तो अपोजिट चार्ज आ जाएगा एक साइड, तो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आ गया, और उस ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो द अपोजिट साइड इज दिस, दूसरे एंड पर। अब पता पड़ गया इस पे चार्ज है, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये डाइवर्ज करने लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों पे इक्वल चार्ज है यहाँ से गोल्ड लीव्स पे। और यदि ऐसे ही यहाँ नेगेटिव चार्ज होता तो यहाँ पॉजिटिव होता, यहाँ नेगेटिव होता, सेम वो रिपल्सन होता। दूसरा है कि यदि आपका इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज हो तो चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, अब कैसे पता लगाएंगे किसी कंडक्टर पर चार्ज है या नहीं है। तो ये हुआ, नोब हो गई, ये
इलेक्ट्रोस्कोप बन गया। ये गोल्ड लीव्स हो गई। अब क्योंकि पहले से ही चार्ज है तो पॉजिटिव, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है इस पर, तो पूरे प्लस 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 प्लस। तो इंडक्शन से पता किया हमने चार्ज है, किसी दूसरे चार्ज को हम इसके पास लेके आए तो ये ले आए, होगा क्या, यहाँ से चार्ज ट्रांसफ़र हुआ यहाँ कंडक्टर पे, यहाँ से चार्ज यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, तो इससे क्या होगा, ये दोनों लीफ डाइवर्ज करने लग गई, फिर से डाइवर्ज करने लग गई। तो हमें पता पड़ गया इसमें कोई चार्ज है या नहीं है। ये तो वो कंडक्टर का, कि क्या होता है कंडक्टर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है चार्ज, सॉरी इंडक्शन का। यहाँ से रिपल्ट होके पूरा चार्ज यहाँ चलेगा, ये जब रिपेल हुआ तो आपस में फिर ये भी गोल्ड लीफ भी रिपेल करने लगी। दूसरा सेम, यदि आपका चार्ज है इंडक्शन से कंडक्टरी चार्ज है, ये तो था इंडक्शन से चार्ज था, थोड़ी देर के लिए यहाँ पॉजिटिव आ गया, दोनों एंड्स पे पॉजिटिव चार्ज है, सेम चार्ज है, इसके कारण कुछ यहाँ जमा हो गया, इनमें रिपल्सन हुआ, और कुछ चार्ज यहाँ जमा हो गया। यदि वो इस तरीके से चार्ज है तो क्या होगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब जैसे ही आप कुछ लेके आए इसके पास तो कंडक्टरली चार्ज हो गया, इनमें रिपल्सन हुआ, यहाँ से वो चार्ज यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, फिर वो सेम चीज़ ही जो ऊपर होती है वही नीचे हो जाएगी। तो उसको आप कह दो, इट इज़ ए सिंपल apparatus with which the presence of electric charge on a body is detected when metal knob is touched with a charged body. Some charge is transferred to the gold leaves, तो कुछ चार्ज गोल्ड लीव्स पे ट्रांसफर हो जाएगा, विच देन diverges due to repulsion. The separation gives a rough idea of the amount of charge on the body. If a body is brought near a charged electroscope, the leaves will also diverge if the charge on body is similar to that on electroscope पे है जो, and will have, शॉर्टकट में लिख दिया electroscope, and will usually
converge if opposite. ठीक है। और यदि दूसरा यदि आपका इफ द इंडक्शन इफेक्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, इंडक्शन इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एनफ leaves after converging may again diverge। ठीक है भाई। तो अगला आपका आता है कूलॉम्स लॉ। तो ये लॉ, कूलॉम्स लॉ, ये लॉ बताता है कि यदि दो चार्जेस हैं आपके Q1 एंड Q2 चार्जेस हैं जो कि r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी दोनों के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के। तो कूलॉम्स लॉ states that the force of attraction or repulsion between two stationary point charges, पहला charges is, तो होगा क्या, डायरेक्टली proportional to the product of the magnitude of the two charges। एंड दूसरा हुआ एंड इनवर्सली proportional to the square of the distance between them। अब जो फोर्स एक्ट करेगी वो आपकी लाइन ऑफ जॉइनिंग, या तो डायरेक्ट इस लाइन के इस डायरेक्शन में होगी, रिपल्सन होगा, या फिर इस तरीके से इसके आउटवर्ड ऐसे नहीं करेगी, ऐसे नहीं करेगी, सिर्फ इस लाइन ऑफ जॉइनिंग के मतलब इसी अलोंग, इस लाइन के अलोंग ही एक्ट करेगी, चाहे वो आपकी रिपल्सिव फोर्स हो चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो। तो दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन joining the two charges। तो Q1 Q2 चार्जेस है, तो पहला क्या था आपका, तो मान लो लेट 2 point charges Q1 and Q2 separated by distance r, then the force F of attraction या फिर repulsion between them is such that, तो मान लिया दो कोई चार्जेस हैं
Q1 और Q2 उनके बीच की डिस्टेंस है R। तो पहले उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो, Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड के। ये हो गया कि पहली प्रॉपर्टी। एंड दूसरी प्रॉपर्टी हो गई 1/r², कूलम्स लॉ की। ये हो गई दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन। तो अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दो। कंबाइनिंग इक्वेशन, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 we get f is directly proportional to Q1 Q2 अपॉन में r²। ये मिल गया। और इसको कह सकते हो कि Q1 Q2 अपॉन में r²। के क्या है यहाँ, यहाँ है वेयर के इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। और इसको कहते हैं हम कोल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्टैक्ट, ठीक है भाई। अब वैल्यू ऑफ के डिपेंड करती है आपके दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम है उसके ऊपर। तो वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स on the nature of the medium between the two charges and the system of units chosen to measure F Q1 Q2 and R। तो किस पर डिपेंड करा, मीडियम चार्जेस के बीच में जो मीडियम है। अब मान लो कि आपके चार्जेस फ्री स्पेस में है, तो उसके लिए के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πε0 इक्वल्स टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब यहाँ ε0 होता है, इसकी वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसके ऐसा यूनिट। और ε0 को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अब आते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वही Q1 चार्ज Q2 चार्ज, आपके दो चार्ज हैं आपके पास, जो कि कितने डिस्टेंस पर हैं, कुछ r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। फोर्स लग रही है, मान लिए दोनों पॉजिटिव है, तो F12 फोर्स वेक्टर और F21 फोर्स वेक्टर, R12 यूनिट वेक्टर, R21 यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये तो हो गया आपका फिगर। तो as shown in figure, मान लो दो पॉजिटिव चार्ज हैं आपके पास, कंसीडर टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड किस में रखे हुए हैं, वैक्यूम, मतलब उनके बीच में जो स्पेस में है, जो मीडियम है वो क्या है, वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है। एयर
वैक्यूम एट डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर। तो इसका मतलब ये क्या करेंगे, दे रिपेल ईच अदर, जैसा मैंने आपको फिगर में दिखाया था अभी। अब वेक्टर फॉर्म में in vector form Coulomb's law can be expressed as F21 tends to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square R12 की पावर 12 वेक्टर। और F21 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। तो Q1 चार्ज के कारण Q2 चार्ज पे जितना फोर्स लग रहा है उसे कहते हैं हम F21 वेक्टर। जिसके कारण लग रहा है वो पीछे आता है, जिसके पहले लग रहा है वो पहले। तो F21 यूनिट वेक्टर क्या होगा, 1 2, मतलब 2 से 1 कितनी दूरी पर है, वेयर R12 इज ए यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू R12 वेक्टर अपॉन में R इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू Q2। तो अब इसी तरीके से सिमिलरली F12 फोर्स हो जाएगा Q2 के कारण Q2 Q1 पे, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर R21 यूनिट वेक्टर, जहाँ पर R21 यूनिट वेक्टर है, R इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q2 टू Q1। ठीक, तो ये होगा आपका वेक्टर कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब एक चीज़ है, ये तो हो गया आपका कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्योंकि R12 यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू माइनस R21 यूनिट वेक्टर, कि जिस डायरेक्शन में 1 से 2 है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस हो गया, तो माइनस ये हो गया इक्वल्स टू में दोनों, बस डायरेक्शन का अंतर है। तो F12 यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, F12 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू, इसको और क्या लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q1 R स्क्वायर माइनस R21 यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हो गया 1/4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 या फिर Q2 Q1 लिख दो आप इसको समझने के लिए, R स्क्वायर R21 इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21। मतलब कि जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट डायरेक्शन होगी। कैसे कि यदि F12 इस डायरेक्शन में काम कर रहा है तो F21 इस डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान रखना,
R12, इसका मतलब हुआ इसके ऊपर इसके कारण, और R21 इसके ऊपर इसके कारण। ठीक।